हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज इस क्लास में हम लोग डायलिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ रखा था कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका लोकेशन कैसा है, किडनी में स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है। आपको पता है कि किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है, जिसके अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ऑस्मो रेगुलेशन जैसी प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू वेस्ट सब्सटेंसेस को यूरिन के थ्रू पास आउट कर दिया जाता है, बाकी को रीअब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में दोबारा वापस लाया जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल किडनी की। जैसे आप एक आउटलाइन हम लोग ये समझते हैं कि मान लीजिए ये ब्लड है, तो ब्लड हमारे हर एक सेल में मूव कर रहा होता है, तो हर एक सेल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जिसके थ्रू इस ब्लड में बहुत सारे वेस्टेज और प्रोडक्ट्स भी होते हैं। प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया जाता है, वेस्टेज को ऑब्वियस सी बात है बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना होता है। तो मान लीजिए ये ब्लड है, ब्लड को किडनी के थ्रू गुजारा जाता है। किडनी के अंदर यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। बेसिकली अगर हम अब फिल्ट्रेशन ना कह के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ऑस्मो रेगुलेशन बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ब्लड को किडनी के थ्रू पास करा करके जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और जो यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रीअब्जॉर्प्शन और ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू ब्लड में दोबारा प्योर ब्लड को ब्लड स्ट्रीम में दोबारा मिला दिया जाता है। तो ये जो यूरिन बन रही है, ये बेसिकली इसका कंपोजिशन क्या है। तो यूरिन है तो ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 96% वाटर होगा। अगर हम यूरिन की कंपोजिशन की बात करते हैं तो यूरिन में 96% वाटर है, 2.5% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। अब ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे यूरिया, जैसे यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। ये तीनों प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में जो बाई प्रोडक्ट बनता है उसी का एक मतलब रिजल्ट है। ये मीन्स यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन ये बहुत टॉक्सिक होते हैं। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक यूरिया होता है। अगर ये बॉडी में रह गया, इसको एलिमिनेट नहीं किया गया तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होंगे, इवन देन डेथ भी हो सकती है। तो यूरिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। इसको यहाँ से यूरिया हुआ है, अमोनिया हुआ, इन सब को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। और इस सब प्रोसेस के लिए ज़रूरी क्या होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, ये सब बातें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो यूरिन का कंपोजिशन हम अगर यहाँ देखें तो 96% वाटर है, 2.5% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ऑक्सलेट और कुछ हद तक वाइटामिन्स भी होती हैं। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, इनका प्रोपोर्शन कितना है, 2.5%। अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज की जो प्रेजेंट होते हैं यूरिन में, उनका प्रोपोर्शन कितना होता है, 1.5%। मीन्स यूरिन में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज भी होते हैं और मेनली आयंस होते हैं, जैसे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, आयोडाइड आयन, ये सब प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, यूरिन में। तो क्या ये यूजफुल है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक्सेस जो होगा उसी को बाहर निकाला जाएगा एक्सक्रीटरी पाथवे के थ्रू। तो ये सब ये एक्सेस आयन है, ये एक्सेस फॉर्म में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो टॉक्सिक है उनको निकाला जा रहा है। तो यूरिन का आपने कंपोजिशन यहाँ पर देख लिया। तो दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि अगर किडनी फंक्शन कर रही है तो हमारे ब्लड में प्रेजेंट ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दैट इज़ यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ऑक्सलेट, वाइटामिन्स और ये एक्स्ट्रा आयंस, ये सब किडनी के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव सिक्रेशन और ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं। बैलेंस बना दिया जाता है कि इन सब्सटेंसेस के नाते टॉक्सिसिटी ना हो। अब आप सोचिए, ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन जब किडनी अपना फंक्शन करना बंद कर दे तो फिर क्या होगा। तो फिर ये सब सब्सटेंसेस बॉडी से बाहर नहीं जा पाएंगे, बॉडी में ही अक्यूमुलेट रहेंगे, ब्लड में ही अक्यूमुलेट रहेंगे, जिससे बहुत सारे निगेटिव
इफेक्ट बॉडी में आएंगे। तो अगर किडनी फंक्शन नहीं कर पा रही है तो ऑब्वियस सी बात है यूरिया और अमोनिया की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और ऐसी स्थिति जब किडनी फंक्शन करना बंद कर दे तो यूरिया की कंसंट्रेशन, यूरिया का अमाउंट हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं यूरेमिया। क्या बोलते हैं बच्चों? यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब होता है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया get increases in blood due to kidney failure, then such condition is known as uremia। अगर यूरेमिया है तो जितने भी नाइट्रोजनस वेस्टेज हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक हैं वो हमारे ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि किडनी फंक्शन नहीं कर रही है तो बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे। तो ऐसी स्थिति में मेडिकल साइंस में एक टेक्निक का इजाद हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं डायलिसिस या फिर हीमोडायलिसिस, या फिर इसी को हम आर्टिफिशियल किडनी बोल देते हैं। आर्टिफिशियल किडनी का मतलब होता है अगर किसी की किडनी फंक्शन नहीं कर रही है तो नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना भी ज़रूरी है। कैसे निकाला जाएगा? हीमोडायलिसिस के थ्रू, और या फिर इसी को हम आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। अब आइए सीधे पॉइंट पर आते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, आपको आर्टरी और वेन पता है कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। अगर हम हाथ की बात करें तो यहाँ जो इस एरिया में आर्टरी है उनको रेडियल आर्टरी बोलते हैं, लाइक दिस, और यहाँ पे जो वेन फ्लो हो रही है उसको हम बोलते हैं रेडियल वेन। तो होता क्या है उस पेशेंट में जहाँ पर किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, उसके बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, तो बॉडी में स्वेलिंग होगी, बहुत सारे डिसऑर्डर होंगे। तो उस पर्सन के रेडियल आर्टरी से ब्लड को लिया जाएगा, और रेडियल आर्टरी से जैसे ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पर एक सब्सटेंस दैट इज हिपैरिन ऐड कराया जाएगा यहाँ पर, दैट इज हिपैरिन। हिपैरिन क्या है? हिपैरिन दरअसल एक एंटी कोगुलेंट है, एंटी कोएगुलेंट है, जो कि ब्लड को जमने से रोकता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है। अब भाई जनरल प्रोसेस ये है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आफ्टर 2.5 मिनट ये जो है ब्लीडिंग बंद हो जाती है ड्यू टू क्लॉटिंग, एंड सच प्रोसेस इज नोन एज कोगुलेशन, एंड द सब्सटेंस which prevent the coagulation known as anticoagulant substance. The heparin is an anticoagulant substance which prevent blood clotting. Is that clear? तो जो रेडियल आर्टरी से हम लोग ब्लड यहाँ से ले रहे हैं उसमें हिपैरिन मिला देते हैं जिससे ब्लड का थक्का ना जमे, ब्लड क्लॉट ना हो, और ये पंप के माध्यम से, ये देखिए पंप यहाँ पर शो कराया गया, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आए इसलिए। इस पंप से ब्लड को एक बॉक्स में ले आ जाता है जिसको डायलाइजिंग चैम्बर बोलते हैं। आप ये देखिए जो यहाँ रेडियल आर्टरी से, बेसिकली रेडियल आर्टरी ये है जहाँ से ब्लड लिया जा रहा होगा, तो ये ट्यूब के माध्यम से, और ये ट्यूब जो है इस डायलाइजिंग बॉक्स में कॉइल्ड फॉर्म में होती है, और दरअसल ये जो ट्यूब बनी है ये सेलोफैन मेम्ब्रेन की बनी है, और इस सेलोफैन मेम्ब्रेन की खास बात ये है कि ये सेमी परमिएबल है। कैसी है? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू केवल सॉल्वेंट क्रॉस कर सकते हैं, सॉल्यूट बिल्कुल भी नहीं। दोबारा इसको समझिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू केवल सॉल्वेंट क्रॉस कर सकते हैं, सॉल्यूट बिल्कुल भी नहीं। आपको ऑस्मोसिस याद होगा, उसको ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और अगर जिनको ऑस्मोसिस अच्छे से समझ में आ रखा है पहले से, उनको ये कंसेप्ट पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोबारा शुरू करते हैं। रेडियल आर्टरी से ब्लड को लिया गया, क्योंकि इस पर्सन में जहाँ से हमने ब्लड लिया हुआ है इसकी किडनी काम नहीं कर रही है, इसके ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा है, तो रेडियल आर्टरी में हिपैरिन मिला दिया जो ब्लड आ रहा है, तो जिससे कोगुलेशन नहीं होगा। कोगुलेशन नहीं होगा तो इस पंप के माध्यम से इस डायलाइजिंग चैम्बर में ला गया, जहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ है। देखिए ब्लैक डॉट्स मैंने दिखाए हैं, ब्लैक
डॉट्स जो है ये क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, टर्निंग पॉइंट ये है कि आपको ये समझना होगा कि डायलाइजिंग फ्लूइड जो है उसका कंपोजिशन ब्लड प्लाज्मा के कंपोजिशन के बराबर है। मीन्स कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो दोनों की बराबर है। इतनी बात क्लियर है? कंसंट्रेशन ना करें यहाँ पर, चलिए ठीक है, कंपोजिशन की बात करते हैं। द डायलाइजिंग फ्लूइड विच इज फिल्ड इन डायलाइजिंग बॉक्स हैज सिमिलर कंपोजिशन एज प्लाज्मा। ओके, तो जैसे ब्लड यहाँ से मूव करेगा तो आपको पता है कि ब्लड में अब यहाँ पर जो ब्लड हमने यहाँ से लिया है रेडियल आर्टरी से इस पेशेंट से, इसके पास किडनी का काम नहीं है, किडनी वर्क बिल्कुल नहीं कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होंगे। नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, है ना, क्रिएटिनाइन, बहुत सारे साल्ट, ये सब प्रेजेंट होंगे। अब यहीं पर हम कंसंट्रेट करते हैं। मैंने कहा डायलाइजिंग फ्लूइड का वही कंपोजिशन है जो ब्लड का है ना, यानी ब्लड और डायलाइजिंग सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है। अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम है और दोनों सेलोफेन मेम्ब्रेन से सेपरेट हैं तो क्या ऑस्मोसिस होगी? यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि ऑस्मोसिस के लिए दो चीज़ ज़रूरी होती है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और दो सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो, टू सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो सेलोफेन मेम्ब्रेन में यहाँ पर भरा हुआ है ब्लड, वो भी एक सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन से की कंसंट्रेशन से सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ऑस्मोसिस बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑस्मोसिस ना हो मतलब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फिर क्यों यूज़ की गई? जिससे इस ब्लड से वाटर मॉलिक्यूल निकलकर इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में ना आ जाए, जिससे वाटर मॉलिक्यूल निकलकर इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में ना आ जाए, क्योंकि सेलोफेन मेम्ब्रेन किसके लिए परमिएबल होती है? वाटर के लिए। तो अगर वाटर अगर निकल आएगा तो फिर ब्लड का कंपोजिशन भाई थोड़ा सा अल्टर कर जाएगा, जो हम करना चाह रहे हैं वो तो होगा ही नहीं, एक और प्रॉब्लम आ जाएगी, पानी की कमी आ जाएगी। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी ये ट्यूब्स होती हैं जो कि डिप होती हैं इन ए डायलाइजिंग फ्लूइड, जिसका कंपोजिशन सिमिलर होता है प्लाज्मा से। अब यहाँ पर अगर ऑस्मोसिस नहीं हो रही है तो एक प्रोसेस होगी, दैट इज डिफ्यूजन। और आपको पता है डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ गैस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि नाइट्रोजनस वेस्ट इस ट्यूब में ज़्यादा है कि इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में, देन यू मस्ट से दैट सॉल्यूशन में बहुत कम है नाइट्रोजनस वेस्ट, या ना के बराबर है, जबकि इस ट्यूब में जहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहा है वहाँ पर नाइट्रोजन वेस्ट ज़्यादा है। तो ज़्यादा से कम की तरफ इस तरीके से नाइट्रोजन वेस्ट मूव कर जाएंगे, पानी बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर ऑस्मोसिस नहीं हो रही है। ओके, तो ये आपको मैंने यहाँ पर क्या दिखाया, ये जो मूव कर रहे हैं ये नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। बेसिकली जो ब्लड में प्रेजेंट थे वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मतलब डायलाइजिंग फ्लूइड में मूव कर जाएंगे थ्रू ए प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन। इज दैट क्लियर? अब जैसे जैसे ये प्रोसेस हो रहा होगा तो एक बात क्लियर है कि इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में भी नाइट्रोजनस वेस्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी ना। तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि नाइट्रोजन वेस्ट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड एंड नाइट्रोजन वेस्ट इन दिस ट्यूब जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है बराबर हो जाएगा, तो डिफ्यूजन प्रोसेस रुक जाएगी। तो इसके लिए क्या है, इस डायलाइजिंग फ्लूइड को हम यहाँ से रिस्टोर करते हैं, रिकवर कर लेते हैं एक बॉटल में, एक फ्लास्क में। आप देखिए डायलाइजिंग फ्लूइड से यहाँ से एक ट्यूब निकली हुई है जहाँ से एक अलग चैम्बर में इसको इकट्ठा किया जा रहा है। और ये जो ड्रॉपलेट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये ड्रॉपलेट्स कौन से हैं? ये यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनाइन है, मीन्स नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो अलग कर दिए जा रहे हैं। तो यहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट अलग कर दिए जा रहे हैं तो दोबारा
यहाँ पर मीन्स डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजन बेस धीरे धीरे कम होते रहेंगे। जिस तरीके से ये डिफ्यूज़ आउट होके डायलाइजिंग फ्लूइड में आ रहे हैं, उसी तरीके से इनको यहाँ से रिस्टोर कर दिया, रिकवर कर लिया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई भाई, बार बार डिफ्यूज़न होने से नाइट्रोजन वेस्ट इन डायलाइजिंग फ्लूइड इंक्रीज करेंगे, तो फिर इनको इस डायलाइजिंग फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी है, मीन्स कंसंट्रेशन, जो कि बराबर होनी चाहिए किसके, जो कि बराबर होनी चाहिए प्लाज्मा के, उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन को सप्लाई करना होगा। कहाँ पर, इस डायलाइजिंग बॉक्स में। तो आप एक तरीके से समझिए, ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड से नाइट्रोजन वेस्ट डिफ्यूज होके डायलाइजिंग फ्लूइड में आ रहे हैं। इन नाइट्रोजन वेस्ट को अलग चैम्बर में कलेक्ट किया जा रहा है और नए फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन को यहाँ से डायलाइजिंग बॉक्स में दोबारा दिया जा रहा है, डायलाइजिंग चैम्बर में दोबारा दिया जा रहा है। तो इस प्रोसेस से हुआ क्या, अब जो ब्लड यहाँ पर था जिसमें नाइट्रोजन वेस्ट बहुत ज़्यादा थे, अब यहाँ पे डिफ्यूज़न होते होते नाइट्रोजन वेस्ट कहाँ पर आ जा रहे हैं, वेस्टेज कहाँ आ जा रहे हैं, डायलाइजिंग फ्लूइड में। तो अब आप सोचिए, जो यहाँ ब्लड मूव कर रहा है ये क्या है, इसमें नाइट्रोजन वेस्ट बहुत ज़्यादा कम है या न के बराबर है। तो इन नाइट्रोजन वेस्ट को यहाँ पर डायलाइजिंग सोल्यूशन में डिफ्यूज आउट करा करके दोबारा कलेक्ट कर लिया गया, तो जो ब्लड हुआ अब वो प्योर है और इस पर्सन में दोबारा इसको डाल दिया गया थ्रू रेडियल वेन। ऑल ये तो ठीक है कि मतलब अगर किसी पर्सन की को यूरेमिया है, उसकी किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, तो उसके नाइट्रोजन वेस्ट को इस प्रोसेस से यानी हीमोडायलिसिस प्रोसेस से उसके ब्लड से नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव कर देंगे। बट इट इज़ नॉट ए परमानेंट ट्रीटमेंट, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रिलीफ देता है। लेकिन हाँ ये है कि अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसमें यूरेमिया है, किडनी फेल्योर है, उसको हर 15 डेज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, 15 डेज, 20 डेज और अ मंथ के बीच में हीमोडायलिसिस करानी पड़ती है, जिससे नाइट्रोजन वेस्ट को वहाँ से रिमूव किया जा सके। तो इट इज़ नॉट ए परमानेंट ट्रीटमेंट, इट इज़ शॉर्ट टाइम क्योर। ओके, ये बहुत थोड़े समय के लिए रिलीफ देने का एक प्रोसीजर है। तो ये प्रोसेस पूरा क्या कहलाता है, हीमोडायलिसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज हीमोडायलिसिस। और ये जो इक्विपमेंट है हीमोडायलाइजर कहलाएगा। और आर्टिफिशियल किडनी के तरीके, यानी पूरा ये जो पूरा सिस्टम है एक किडनी के तरीके से काम कर रहा है ना, जिस तरीके से किडनी नाइट्रोजन वेस्ट को, एक्सेस साल्ट को, एक्सेस वाटर को रिमूव आउट करती है, इसी तरीके से इस पूरे सिस्टम में आपने देखा कि नाइट्रोजन वेस्ट, साल्ट्स, इन सब को रिमूव आउट किया जाता है ब्लड से, जिससे कोई भी डिसऑर्डर ना हो सके। उस कंडीशन में भी जब किडनी फेल्योर की कंडीशन है, जब किसी पर्सन को यूरेमिया है, वो यूरेमिया से सफ़र कर रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग दोबारा देखिएगा, इस वीडियो को देखिए, फिर आप अपनी एनसीईआरटी पढ़िए जहाँ पर हीमोडायलिसिस का कंटेस्ट है, उसको पढ़ने के बाद आप डिफरेंट क्वेश्चंस इसको सॉल्व करिए। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको लग रहा हो कि इस वीडियो में आपको ये चीज़ें समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।